वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जो कि खान सर के कोचिंग का है, केजीएस का। 6 नंबर सेट को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग 7वें नंबर सेट का कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा कि सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है। तो लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार हो जाएगा सक्रिय और शिक्षित नागरिकता। ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार जो है सक्रिय और शिक्षित नागरिकता है, जिसके साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों की रक्षा और प्रेस की आजादी भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा देकर सदस्यता देने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था सभी वर्गों को संगठन से जोड़ना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम अध्यक्षता जो है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। 9 दिसंबर 1946 के जो है अस्थायी सदस्य के रूप अस्थायी सदस्य बनाए गए थे सचिदानंद डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। उसके बाद फिर जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है आजादी के समय भारतीय नेताओं के बीच किस बात पर आम सहमति बन चुकी थी। तो यह थी भारत लोकतंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था अपनाएगा। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सभी की समान भागीदारी होगी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान केवल एक नियमों और कानूनों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जो है नागरिकों को रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रारंभिक मांगों की कौन सी बात जो है प्रमुख थी। तो भारत में प्रारंभिक मांगों की प्रमुख बात थी भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक संख्या में नेशनल असेंबली में शामिल करना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य कब प्रारंभ किया था। तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने का जो काम शुरू किया गया था यह 9 जनवरी 1946 को शुरू किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू भी कर दिया गया था। नेक्स्ट है संविधान में उल्लिखित नियमों को क्या कहा जाता है। तो संविधान में उल्लिखित नियमों को जो है संवैधानिक कानून कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक नियमों के अनुरूप जो बनाए गए या अपनाए गए अन्य कानून सामान्य कानून की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार जो है राइट टू एजुकेशन कानून किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। तो यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह अधिनियम जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत जो है अधिकार को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्या था। तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा फहराया था तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव गढ़ा था। और 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी घोषणा की गई थी। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जो है जागृत हुई थी। नेक्स्ट है गांधी ने तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो गांधी ने तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व 1917 में किया था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो जो मोपला विद्रोह हुआ था यह
मालाबार केरल में किया गया था। याद रखेंगे कि मोपला विद्रोह जो हुआ था यह 1921 में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो किसान सभा की जो स्थापना की गई थी यह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1936 में, याद रखेंगे कि 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान सभा की स्थापना की गई थी और यह संगठन जो है किसानों के अधिकारों और उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बनाया गया था। बाद में यह अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में प्रसिद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो जो बंगाल विभाजन हुआ था यह लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में किया गया था और 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और 1912 में राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर करके दिल्ली लाई गई थी। नेक्स्ट है, खेड़ा आंदोलन किस कारण शुरू किया गया था? तो खेड़ा आंदोलन जो शुरू किया गया था यह लगान माफी की मांग के लिए किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था यह 1919 में तुर्की के शासन के समर्थन में हुआ था। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता किन दो प्रमुख संगठनों के बीच हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था यह 1916 में हुआ था और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता किया गया था। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा में किस प्रकार की फसलें अच्छी होती है? तो लेटराइट मृदा में जो है चाय, कॉफी और काजू की फसलें जो होती है यह अच्छी होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भूक्षरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो हो जाएगा वृक्षारोपण, यानी वृक्षारोपण जो है भूक्षरण का प्रमुख कारण नहीं है। बाकी जो है वनों की कटाई, अधिक चराई और वर्षा और हवा जो है भूक्षरण का प्रमुख कारण है। अगला है, बिहार विभाजन के पूर्व जो है इंद्रपुरी जलाशय योजना कदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाने वाली जल परियोजना किस नदी से संबंधित है, जिसका उद्देश्य जो है सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायित्व प्रदान करना है? तो हो जाएगा सोन नदी। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विभाजन से पहले इंद्रपुरी जलाशय योजना जो है, जिसे कदवन जलाशय योजना भी कहा जाता है, वह सोन नदी से संबंधित थी, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा सी सोन नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो हो जाएगा आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन से जो है आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अति जल दोहन से भू स्तर जल में कमी आती है, जिससे भूजल में आर्सेनिक की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, भारत में वनों के ह्रास यानी वनों की कमी जो होती है का बड़ा कारण क्या है? तो भारत में वनों की कमी के कारण जो हो जाएगा कृषिगत भूमि का फैलाव हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो जो चिपको आंदोलन है यह वृक्षों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों के द्वारा 1972 में यह आंदोलन जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने वृक्षों को किस प्रकार का जीवधारी कहा था? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा वृक्षों को असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी कहा गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा गया शहर का नाम बदल करके गया जी रखा गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं और बिहार में जो विधानसभा की सीटें हैं यह 243 है। और साथ ही याद रखेंगे कि बिहार के लोकसभा में जो 40 सीटें चुने जाते हैं, 40 सदस्य में से जो 6 सदस्य होते हैं अनुसूचित जाति से आरक्षित होते हैं। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा माना जाता है? तो बिहार की जीवन रेखा गंगा को माना जाता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे यह श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है बिहार राज्य में कुल कितने अनुमंडल यानी सब डिवीजन है? तो बिहार राज्य में जो है टोटल 101 अनुमंडल हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार राज्य में वर्तमान में 38 जिले हैं। नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो किया गया था यह किया गया था 15 मार्च 1950 को किया गया था। फिर 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। और साथ ही याद रखेंगे कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य था पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देना और समन्वय स्थापित करना। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ हो जाएगा देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन गरीबी को मापने वाली रिपोर्ट जारी करता है? तो गरीबी को मापने वाला जो रिपोर्ट जारी किया जाता है यह नीति आयोग के अंतर्गत NSSO के द्वारा जारी किया जाता है। NSSO जो है उपभोग व्यय, आय, रोजगार आदि पर सर्वेक्षण कर गरीबी के स्तर का आकलन करती है। नेक्स्ट है मेडिसन के अनुसार धनी देशों में आय के बढ़ते स्तर को किसका संकेत माना जाता है? तो मेडिसन के अनुसार जो है धनी देशों में आय के बढ़ते स्तर को आर्थिक वृद्धि का संकेत माना जाता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन जो है MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन है कि सरस आजीविका मेला 2024 का मेजबान शहर कौन सा है? तो सरस आजीविका मेला जो है 2024 का मेजबान शहर यह हो जाएगा गुरुग्राम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि इसमें जो है सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय और NIDPR द्वारा 13 से 29 अक्टूबर 2024 तक गुरुग्राम में किया गया है। नेक्स्ट है सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार जो 2025 दिया गया है यह मनोज सिन्हा को दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल का जो खिताब जीता गया है यह जीता गया है केरियन जैकेट के द्वारा। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस के है केरियन जैकेट। इन्होंने 2025 चेन्नई ओपन पुरुष टेनिस एकल का खिताब जीता है और उन्होंने 9 फरवरी 2025 को तमिलनाडु के नुंगंबक्कम में SDAT टेनिस स्टेडियम में फाइनल में स्वीडन के एलियास एमर को हराया है। और 2025 चेन्नई ओपन एक ATP 100 चैलेंजर इवेंट था जो 3 से 9 फरवरी 2025 तक आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर है कि वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वेटिंग फॉर अ वीजा यह भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि वेटिंग फॉर अ वीजा जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर की आत्मकथा है जो 1935-36 के दौरान लिखी गई थी। और यह पुस्तक जो है उनके अनुभवों से जुड़ी है जिसमें खासकर अस्पृश्यता से संबंधित यादें शामिल है। नेक्स्ट है 43 नंबर है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है यह उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्रह्मणी और बैतरनी और धामरा नदियों के डेल्टा पर स्थित है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा उड़ीसा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में किस देश ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो यह शामिल हुआ है इंडोनेशिया। याद रखेंगे कि जनवरी 2025 में जो है इंडोनेशिया ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्यता ली है। अब जो है ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया शामिल है। और इंडोनेशिया ने अपनी सदस्यता को विकासशील देशों के साथ साझेदारी के लिए एक रणनीतिक कदम बताया है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी किया है? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जो है यह जारी किया गया है
विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की जो पहली बार 2006 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है, असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ सफेद पंखों वाले बतखों की एक जोड़ी देखी गई है? तो यह देखी गई है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि दिहिंग पटकाई जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सफेद पंखों वाला बड़ा बतख दुर्लभ और संकटग्रस्त प्राणी है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का जो थीम हो जाएगा, ऑप्शन में देख लेते हैं। इसका थीम हो जाएगा विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। यही जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि 1928 में सर सीवी रमन द्वारा खोजे गए रमन प्रभाव की याद दिलाता है यह, यानी विज्ञान दिवस जो है। और रमन ने 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता और विज्ञान में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय भी बने थे। 1987 में इस दिवस की शुरुआत जो है वैज्ञानिक जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हुई, लेकिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम जो है विकसित भारत और विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में स्ट्रेट थंडर 2025 नामक एक सैन्य अभ्यास की शुरुआत किस देश ने की है? तो यह शुरू की गई है चीन के साथ। स्ट्रेट थंडर 2025 नामक सैन्य अभ्यास की शुरुआत चीन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है कोयना बांध स्थित है। तो कोयना बांध जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह कोयना नदी पर बनाया गया है और यह महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में से एक है और यह कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। कोयना बांध के पीछे एक बड़ा जलाशय भी है जिसे शिव सागर सरोवर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर जो है यह भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है कथकली में। याद रखेंगे कि कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो 51 का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और यह नृत्य जो है भारत के केरल राज्य से संबंधित है और कथकली में मुखौटे विस्तृत और रंगीन मेकअप के साथ पहने जाते हैं जो नर्तक के चरित्र को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर प्रवर, मंजीरा और मनेर गोदावरी नदी की दाहिनी ओर सहायक नदियां है। तो यह हो जाएगी गोदावरी नदी। इसमें दिया गलती से प्रिंट हो गया, इसमें यह गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी प्रवर, मंजीरा और मनेर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है वैद्युत आवेश की प्रकृति होती है। तो वैद्युत आवेश की जो प्रकृति होती है यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धनात्मक आवेश में प्रोटॉन होता है जबकि जो ऋणात्मक आवेश होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है जब दो वस्तुएं एक दूसरे को रगड़ती है तो उनमें आवेश उत्पन्न होता है और यह किस कारण होता है? तो यह जो है घर्षण के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब हम सूखे बालों में नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाती है जबकि धातु की कंघी नहीं होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा धातु में आवेश नहीं टिकता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कूलॉम के नियम के अनुसार जो है दो बिंदु आवेशों के बीच बल किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है उनके बीच की दूरी के वर्ग पर। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है यह सतह से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर कि विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसको विद्युत आघूर्ण कहा जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एक सदिश राशि होता है जो किसी एक आवेश के परिणाम और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट है गाउस नियम के अनुसार जो है किसी बंद पृष्ठ के माध्यम से बहने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश पर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, अम्ल जल में घुलने पर कौन से आयन उत्पन्न करते हैं? तो अम्ल जो है जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, कि नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलने वाला पदार्थ क्या होता है? तो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलने वाला जो पदार्थ होता है वह अम्ल होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीएच का मान जो होता है, अम्ल पीएच का मान जो होता है, अम्ल का पीएच मान यह 7 से कम होता है, जिसमें शामिल है जैसे एस्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यह सभी जो है अम्ल होते हैं। नेक्स्ट है, धातुओं का निष्कर्षण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो जो धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है यह अपचयन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकतम क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो अधिकतम क्रियाशील जो धातु होती है उसका जो निष्कर्षण किया जाता है यह विद्युत अवघटन विधि से किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संक्षारण किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो संक्षारण जो है विधातु का वातावरण के साथ क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने को संक्षारण करते हैं। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संक्षारण से बचाव के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि संक्षारण से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता का जो चढ़ाने की प्रक्रिया होती है उसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का विद्युत सुचालक अपरूप है? तो कार्बन का विद्युत सुचालक जो अपरूप हो जाएगा यह हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ना सूर्य के प्रकाश को किस रूप में संग्रह करता है? तो जो गन्ना होता है यह सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साबुन और अपमार्जक किस प्रकार के अणुओं की तरह कार्य करते हैं? तो साबुन और अपमार्जक जो होते हैं यह स्वतः सक्रिय के रूप में काम करते हैं। ऑप्शन जो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 69, कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है? तो खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली जो है बाहर से काली होती है तो इसका मतलब होता है कि ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एथेनोइक अम्ल जो है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोहरा निषेचन किस वर्ग के पौधों की विशेषता है? तो जो दोहरा निषेचन है यह एंजियोस्पर्म पौधों की विशेषता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा एंजियोस्पर्म राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भ्रूणपोष किसके पोषण में सहायक होता है? तो भ्रूणपोष जो है यह भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 नंबर, कि स्त्री केसर में कौन कौन से अंग होते हैं? तो स्त्री केसर में अंग होते हैं वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है और अंडाशय होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, त्रिसंलयन किस पौधों में पाया जाता है? जो त्रिसंलयन होता है यह जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म जो होता है इसको बोलते हैं आवृत बीजी बोलते हैं। नेक्स्ट है, वृषण कोश जो होता है स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या है? तो स्क्रोटम जो होता है एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसमें वृषण स्थित होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आवर्त चक्र की शुरुआत किस प्रक्रिया से होती है? तो आवर्त चक्र की जो शुरुआत होती है यह होती है रजस्राव से। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 77 नंबर है, स्केलेमेंथिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्केलेमेंथिस के बारे में सत्य कथन हो जाएगा ये द्विपक्षीय सममित ट्राइकोटिकल और सीडोकोलेटिक प्राणी होते हैं। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण जो है कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है? तो कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है यह हो जाएगा पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका, रज्जु एवं युग्मित ग्रसनी क्लोम क्षेत्र। ऑप्शन जो ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शारीरिक खंडी भवन किसमें पहले देखा गया था? तो यह देखा गया है एनेलिडा में। याद रखेंगे कि जो एनेलिडा है इसमें शारीरिक खंडी भवन यानी शरीर का खंडों में विभाजित होना सबसे पहले एनेलिडा में देखा गया है और यह विशेषता जो है उनके शरीर की संरचना में पाई जाती है। नेक्स्ट है, अगला मैथ दिया हुआ है। 80 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है 81 है, 81 का जो आंसर हो जाएगा यह भी बी हो जाएगा। 5 रूट 3 हो जाएगा। उसके बाद है 82, 82 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 83, 83 जो है 83 का भी आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अगला है 84, 84 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 31.08 हो जाएगा। फिर है 85, 85 का आंसर ए हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। उसके बाद है 86, 86 का जो आंसर हो जाएगा यह सी हो जाएगा। उसके बाद है 87, 87 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद है 88, 88 नंबर, यह भी मैथ है तो 88 का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 704 हो जाएगा। उसके बाद 89 है। 89 क्वेश्चन जो है, मेरा भाई उच्च शिक्षा पटना जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य को पूर्ण करना है। तो यह हो जाएगा, मेरा भाई जो है उच्च शिक्षा के लिए हो जाएगा पटना जा रहा है, ऑप्शन जो डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों से उपयुक्त शब्द से बदलना है। उसकी जरूरत का उत्तर कोई न दे सका, सब निरंतर हो गए। तो सब निरुत्तर हो जाएंगे, सब निरुत्तर हो गए, ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुहावरों और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा युग्म सही दिया हुआ है? तो देखते हैं, सफेद झूठ एकदम सच्चा, ये गलत है। उसके बाद हवा से बात करना, बहुत धीरे दौड़ना, यह भी गलत है। और लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, यह सर्वप्रिय होना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, मुहावरे का अर्थ होता है सभी का लोकप्रिय होना, ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में किस कोटि का विश्लेषण का प्रयोग किया गया है? तो वह नौकर आया नहीं आया, इसमें जो है संकेतवाचक का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गायिका शब्द का बहुवचन है, तो गायिका शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा यह हो जाएगी गायिकाएं। नेक्स्ट है, अगला है 94, इसमें जो है साइनोनिम चूज करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कंसाइज, तो कंसाइज का मतलब होता है इन शॉर्ट एंड सिंपल मैनर, यानी टू द पॉइंट विदाउट यूजिंग एनी अननेसेसरी वर्ड, इसको बोलते हैं कंसाइज बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सॉरी इसमें तो क्वेश्चन दिया हुआ ही नहीं है। अगला है 95, 95 जो है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। बेटर स्पेयर जो है, बेटर स्पेयर एट ब्रीम देन द बॉटम, ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कंप्लीट द टास्क विद इन टाइम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर टास्क विद इन टाइम, ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जो एम्बेरेस्ड दिया हुआ है इसमें सही जो है स्पेलिंग कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो सी हो जाएगा एम्बेरेस्ड, यह सही हो जाएगा, EMBARRASSED, एम्बेरेस्ड, ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. Books and friends should be less but good. तो इसका जो आंसर हो जाएगा लेस की जगह पे फ्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा
बुक्स एंड फ्रेंड्स शुड बी फ्यू बट गुड, यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। IBM हैज ऑल्सो डैश इट्स फोकस फ्रॉम मेन फ्रेम्स टू द पर्सनल कंप्यूटर्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा शिफ्टेड। IBM हैज ऑल्सो शिफ्टेड इट्स फोकस फ्रॉम मेन फ्रेम टू द पर्सनल कंप्यूटर्स। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें एडियम्स फ्रेज दिया हुआ है, उसका मतलब बताना है कि रोहन फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर ओवर हिज कमेंट्स अबाउट इमिग्रेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इन हॉट वाटर नहीं, या इसके जगह पे आ जाएगा, चेंज करेंगे तो इन ट्रबल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि रोहन फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल ओवर हिज कमेंट्स अबाउट इमिग्रेशन। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।